नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रेगुलर पढ़ाई अपनी जारी रख रहे होंगे, कर रहे होंगे। यही उम्मीद आपसे की जाती है और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। कल हम जो बात कर रहे थे टाइम न वेस्ट करते हुए, कल हम जो बात कर रहे थे वो बात थी हमारी भाग 1 की। भाग 1 की हमने बात की और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया था। वह आपने बारी बारी से देखा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा, भारत राज्यों के गठबंधन से नहीं बना है। इस प्रकार की बातें उसमें अनुच्छेद 1 में की गई थी। उसमें क्लॉज 3 आपको बताए गए थे। दूसरा था राज्यों का प्रवेश या राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है, जिसमें आपने देखा सिक्किम की स्थापना हुई, प्रवेश हुआ, स्थापना हुई। 35वां 36वां संविधान संशोधन 74-75 में हुआ। इस प्रकार से आपने देखा। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों में से एक राज्य से दो राज्य को काटना, दो राज्यों को एक राज्य बनाना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम बदलना, ये सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 3 में डाली गई हैं। अनुच्छेद 3 कहता है। और अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो व्यवस्थाएं की गई हैं संविधान में, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो साधारण बहुमत से ये विधेयक पास हो जाएंगे। और अनुच्छेद 3 में ये भी बताया गया है कि ये राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व ये संसद में नहीं विधेयक लाया जा सकता। यानी संसद में विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी और फिर संबंधित राज्य से पूछना भी होगा, जो राज्य का सीमा में, नाम में या उसमें परिवर्तन किया जाना है। लेकिन राज्य क्या अपना निर्णय देता है उसके कोई मायने नहीं है। ये हमने कल देखा। राज्य कुछ भी कहे, संशोधन के लिए सिफारिश करे या न करे, लेकिन वो उसकी मान्य नहीं होगी। हमने देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चौथा, दूसरे भाग की हम बात करेंगे, भाग 2, और जिसमें बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता क्या है? देखिए, नागरिक क्या है? नागरिक एक वो व्यक्ति है जो अपने संविधान और देश के प्रति आस्था रखता है, वही तो नागरिक होगा। नागरिक देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो देश का नागरिक नहीं होगा। उसे देश का नागरिक कैसे कह देंगे जो गद्दार है? तो कहने का मतलब, देश अपने राज्य के प्रति, राज्य का मतलब देश के प्रति, और अपने संविधान के प्रति आस्था रखता है और उसके कानूनों के अनुसार, संविधान के अनुसार चलता है, चलने की कोशिश नहीं, चलता है, और अपने देश के प्रति आस्था रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो विदेशी बात आती है कि कुछ लोग बाहर के भी रहते हैं, उन्हें भी कुछ हमारे संविधान में अधिकार दिए जाते हैं। एक मित्र देश का नागरिक होता है, एक शत्रु देश का होता है। शत्रु देश है, जैसे किसी भी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, वो व्यक्ति भारत में रह रहा है, तो उसे वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसे नज़रबंद भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारा किसी देश से युद्ध चल रहा है और उसी का वो नागरिक है। दूसरा मित्र देश का नागरिक है, उसे कुछ अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं। और भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये जो माध्यमिकता के जो पद होते हैं, इन पर जाने का पूर्ण अधिकार होता है। भारत के नागरिक को ही होता है जो भारत के मूल नागरिक हैं। चलिए, आज हम जो बात करेंगे ये है हमारा भाग 2, नागरिकता। इसमें इसका वर्णन है भाग 2, नागरिकता। और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 का इसमें वर्णन है और इसमें नागरिकता की बात की गई है। और देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो आप देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय, कब? संविधान लागू होने के समय भारत में अधिवास कर रहा हो। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय भारत में अधिवास कर रहा हो या करता हो या कर रहा हो। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आर्टिकल 5 ये आपका कहता है, जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय, संविधान कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी
1950। यानी इस समय 26 जनवरी 1950 में जो व्यक्ति भारत का नागरिक कौन होगा, वो भारत का नागरिक होगा संविधान लागू होने के समय। भारत में अधिवास कर रहा हो, अधिवास मतलब रह रहा हो, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो भारत के अपने राज्य क्षेत्र में उसमें रह रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसके लिए 3 शर्तें बताई गई हैं। उन 3 शर्तों में से कोई भी शर्त एक पूरी करता हो, कोई भी एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है, आप लिखेंगे संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। पहली शर्त ये हो। दूसरी ये हो, यदि ये भी ना हो तो क्या हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो किसका? जो नागरिक है, जो नागरिकता लेना चाहता है या नागरिक है। तीसरा क्या है? यदि ये भी इन दोनों में से न हो तो इसके माता कौन? माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। अब दोनों का हुआ हो तो और अच्छी बात है। ये मत सोचना कि एक का, ये इसके लिए कोई निश्चित सीमा है कि एक ही होना चाहिए, नहीं। एक कहावत कही गई है, इसमें लिखा गया है कि दोनों का न हुआ हो, दोनों उसके माता पिता दोनों भारत के निवासी हों, जन्म भारत में हुआ तो और अच्छी बात है। लेकिन दोनों न हो तो माँ या पिता में से कोई एक भारत का निवासी हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। यदि ये भी न हो तो उस जो व्यक्ति भारत का नागरिक उसका जन्म भारत में हुआ हो। यदि ये भी न हो तो संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो। ये 3 शर्तें अनुच्छेद 5 में उस व्यक्ति के लिए रखी गई हैं जो संविधान लागू होने के समय भारत में अधिवास कर रहा था। तो उसे भारत का नागरिक किस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी? किस आधार पर दी जाएगी? वो ये 3 तत्व हैं, उसमें 3 व्यवस्थाएं हैं, इस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपसे नोट कर लें, 3 हैं ये व्यवस्थाएं। और इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद अगले की 5 हमने किया और अनुच्छेद 6 की हम बात करेंगे। अब हम अनुच्छेद 6 देखते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 की हम बात करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 हमसे कहता है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हों, ऐसे व्यक्ति कैसे? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी माइग्रेशन के द्वारा करके भारत आए हों। यानी ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हों उनको अनुच्छेद 6, और इन्हें ये भी बताया गया है अनुच्छेद 6 में कि इन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी। यानी प्रव्रजन करके भारत आए हों, वो यानी जब भारत पाकिस्तान का जब डिवाइड हो गया, जब अलग अलग हो गए, तो जो व्यक्ति वहाँ से यहाँ आना चाहते थे प्रव्रजन करके, वहाँ से छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आना चाहते थे, तो वो किस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी? ये इसके लिए 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली व्यवस्था क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों उनको नागरिकता दी जाएगी। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों। दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों तो इनको ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 6 में दी गई हैं। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों, आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिया होगा।
तो आप देखेंगे ये व्यवस्था उनके लिए की गई है। और इसमें व्यवस्था ये आप सोच रहे होंगे 19 जुलाई 1948 इसमें क्यों कहा गया है, इसमें आप 19 जुलाई 1948 को ही इसमें टारगेट क्यों किया गया है, तो आप देखेंगे इधर लिखा हुआ 19 जुलाई 1948 से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। यानी अनुमति पत्र वहाँ से लें और हमेशा के लिए आप प्रवास कर जाएं। यानी पाकिस्तान, ये कब हुई थी? 19 जुलाई 1948 को। ये अनुमति पत्र दोनों सरकार आपस में उन्होंने ये प्रणाली शुरू कर दी थी। यानी यहाँ से कोई व्यक्ति भारत जाना, पाकिस्तान जाना चाहता है प्रवास के माध्यम से, तो यहाँ से अनुमति पत्र लेगा, हमेशा के लिए पाकिस्तान चला जाएगा, तो यहाँ से उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, वहाँ जाके अपनी नागरिकता प्राप्त करेगा। और वहाँ से इस प्रकार से आएगा तो वो ये वहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यहाँ वो नागरिकता आके प्राप्त करेगा। तो ये 19 जुलाई 1948 को ये प्रणाली शुरू हुई थी अनुमति पत्र की, और इस आधार पर अनुच्छेद 6 उन्हें क्या देता है? नागरिकता देता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद अगले की, नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 तो ये कहता है जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस अनुमति पत्र प्रणाली ये शुरू की गई थी, उसके आधार पर प्रवचन कर गया। अनुच्छेद 7 क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल 7 क्या कहता है। अभी आपने क्या देखा? अभी देखा पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हों, लेकिन अब क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करके गए हों, पाकिस्तान को प्रव्रजन करके गए हों। यानी भारत, पहले पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए अनुच्छेद 6 की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 6 में बात की गई थी, उनकी 2 व्यवस्थाएं बताई गई थी 19 जुलाई 1948 के पहले और बाद में। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान के लिए जाना चाहते हैं प्रवास के माध्यम से, प्रव्रजन के माध्यम से, वो हमेशा के लिए जा सकते हैं। उन्हें उनकी नागरिकता यहाँ से खत्म हो जाएगी। फिर जब वो चले जाएंगे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और क्या कही गई है, यदि वो अनुमति पत्र लेकर हमेशा के लिए, कब? हमेशा के लिए भारत लौट के आए, तो उन पर कौन सा, देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन करके गए, पाकिस्तान में जाके बस गए, तो उनकी यहां से नागरिकता खत्म। लेकिन हुआ क्या, वहां से अनुमति पत्र लेकर फिर वो वापस लौट आए। यदि वो हमेशा के लिए फिर वापस लौट कर आ गए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर? ये देखेंगे। दी जाएगी, उसमें क्या होगा? नंबर 1, उन्हें 6 माह तक रहना होगा। 6 माह तक भारत में रहना होगा। 6 माह तक भारत में रहना होगा, पहला। दूसरा, अभी आपने देखा जो 19 जुलाई 1948 का नियम जो अनुच्छेद 6 में पड़ा था, वो नियम इन पर भी लागू होगा। ये जो उसके माध्यम से जो आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद में, तो ये नियम इन लोगों पर भी लागू होगा जो अनुच्छेद 7 के तहत जो चले गए और लौट के फिर आ गए, ये उन पर लागू होगा। और ये क्या करेंगे फिर? इन्हें नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण के माध्यम से मिलेगी। कैसे मिलेगी? पंजीकरण, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे दूतावास में, और उसके बाद में इन्हें फिर नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 ये कहता है। चलिए अब अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, देखते हैं। संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे। ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे लेकिन भारतीय मूल के थे। क्या थे? भारतीय मूल के। भारतीय मूल क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन अब वो विदेश में जाके बस गए, या एक्चुअली कोई बात हुई और वो उसका जो नाती पंती बेटा जो भी है विदेश में उसका जन्म हुआ हो। कोई व्यक्ति भारत के नागरिक थे लेकिन बाहर जाके वो बस गए और वहाँ उनके बेटे का जन्म उस देश में हुआ हो, तो वो भारतीय मूल का कहलाएगा। उस व्यक्ति को भारतीय मूल का कहेंगे, क्योंकि उसके दादा दादी, नाना नानी
या माता पिता में कोई व्यक्ति भारत के थे, भारत के नागरिक हुआ करते थे। लेकिन जो व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है वो भारतीय मूल का, वो किसे कहेंगे? जिसका जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन उसके दादा दादी कोई यहाँ के नागरिक रहे हों, वो भारतीय मूल का होगा उसे, परंतु भारतीय मूल के थे, यानी संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे। जब लागू हुआ उससे पहले ही वो चले गए थे बाहर, लेकिन भारतीय मूल के थे, यानी यहाँ के रहने वाले थे, चले गए थे बाहर। तो वहाँ जाके अब उनके कोई पुत्र या पुत्री पैदा हुआ तो उसे आप क्या कहेंगे? भारतीय मूल का कहेंगे, भारतीय मूल का कहेंगे, उसे PIO कहते हैं, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो ये आप उसे PIO कहते हैं, ये आपने देखा। तो अनुच्छेद 8 ये कहता है इसका जन्म या माता पिता, लिखा है दादा दादी ना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो, यानी 1935 का अधिनियम आपने पढ़ा उसके द्वारा, यानी उसका किसका आपने पढ़ा? माता पिता, दादा दादी, ना नानी, किसी का जन्म तो भारत में हुआ हो 1935 अधिनियम के तहत, उनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वो चले गए, संविधान लागू होने से पहले ये भारत के निवास नहीं कर रहे थे, चले गए थे बाहर, और अब उनके जो कोई बेटा बेटी जो भी है वो नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारतीय मूल के कहलाएंगे और उन्हें नागरिकता दी जाएगी, पर उन्हें भी इस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 ये कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत की नागरिकता, अनुच्छेद आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल 9 क्या कहता है? भारत की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, जिसने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, नंबर 2, स्वयं नागरिकता त्याग दी हो, यानी कोई विदेश में जाकर रहने लगा और वहाँ की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली तो यहाँ की नागरिकता स्वयं ही त्याग देगा वो, तो यहाँ की नागरिकता उसने त्याग दी हो और दूसरे देश में जाकर नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है ये आप देखेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार का अधिनियम संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता, यानी कोई व्यक्ति नागरिक भारत का है तो संसद जो विधि बनाएगी उसी के अनुसार उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नागरिकता समाप्त करने का नहीं होगा जो भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 10 ये कहता है। अनुच्छेद 11 आप देखेंगे, देखिए हमने अनुच्छेद 10 तक की यहाँ पर बात की, कहाँ तक की? 10 तक की। तो अगला जो अनुच्छेद 11 जो बचा है, वैसे 5 से 11 तक इसमें संविधान का नागरिकता का वर्णन है इसमें। तो अब हम अभी इसका पार्ट नागरिकता का खत्म नहीं हुआ है, नागरिकता को प्राप्त कैसे करेंगे और उसे समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं हम देखेंगे। अनुच्छेद वैसे 11 ये कहता है कि 1919 का 1955 में नागरिकता अधिनियम उसके द्वारा, अनुच्छेद 11 के द्वारा लाया गया और उसमें संसद को सभी अधिकार दिए गए नागरिकता में परिवर्तन करने के, नागरिकता लागू करने के, ये अनुच्छेद 11 में है। तो ये वैसे इसके विस्तार से इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी टॉपिक नागरिकता का ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी तक आप ये मान के चलें हमने बात की अनुच्छेद 5 से और 10 तक की। अनुच्छेद 5 से 10 तक हमने नागरिकता की बात की है भाग 2 में। अभी इसका सेकंड पार्ट हम कल बात करेंगे विस्तार से कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है और क्या क्या प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने के, क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे उसे खत्म किया जा सकता है, वंश के आधार पर या जात निवास के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, किस किस आधार पर नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे खत्म किया जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे। अभी 5 से 10 तक हमने अनुच्छेद की बात की, भाग 2 में इसका वर्णन चल रहा है। गहराई से आप इसे पढ़ते रहें, बार बार इसका रिवीजन करें, देखते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए वीडियो को शेयर करेंगे और इसमें यदि कोई आपको कमी नज़र आती है तो कमेंट जरूर करें। देखिए नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, संसार में कोई भी विद्वान नहीं है ना। ह्यूमन इज टू अर्थ, हर व्यक्ति से गलती होती है। गलती किससे? इंसान से ही होती है। तो यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं कोई कमी रह गई है बताने में या कुछ गलती हुई है, वैसे तो कोशिश यही है 99% कि कोई गलती इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको महसूस होता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
आप नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि गलती कहाँ रह गई है। और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और थोड़ा उत्सुकता मिलती है कि हाँ ठीक काम, हमारा काम ठीक चल रहा है, सही मार्ग पर चल रहे हैं हम। तो अपना लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। और कमेंट ज़रूर करें, कोई कमी हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।